प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, हाल ही में चाइना और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली कशीदगी का जिम्मेदार कौन है? भारत ने वहाँ पर क्या सोच कर तामीरात का आगाज़ किया? भारत के असल अज़ाइम क्या थे और चाइना ने उसको इतना जारहाना अंदाज में क्यों जवाब दिया? क्यों इम्पॉर्टेंट था चाइना के लिए भी ये कि वो भारत को आईना दिखाता और उसको वहाँ पर आगे बढ़ने से, उसको अपने अज़ाइम की तकमील से रोकता? ये क्यों इम्पॉर्टेंट था? इतना एग्रेसिव जवाब क्यों था चाइना की जानिब से? और फिर ये कि ये जो भारत है, इसके जो अज़ाइम हमें देखने में आ रहे थे, इसका सीपैक से क्या ताल्लुक़ था? इसका गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ था? इसका शरह कराकरम के साथ क्या ताल्लुक़ था? और फिर ये कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो हालिया जो कशीदगी हुई है भारत और चाइना के दरमियान, उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और वो बहुत सारे सवालात, बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। तो इसी वजह से आज हम बहुत तफसील के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको शो में। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, औरिया साहब खुश आमदीद। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर हुमा साहबा, ये आपके ख्याल में भारत के अज़ाइम क्या थे और क्या सोचकर भारत ने ये एडवेंचर करने की कोशिश की? देखिए, भारत ने ये पहली दफ़ा तो नहीं किया, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, फिर 1970s में हुआ और लेट अगर आप लोगों को याद हो तो ढोकला में जो 2016 में हुआ और अब ये 2020 में दोबारा हुआ है। तो जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाइना के साथ भी भारत का वही रवैया है और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ इंडिया ऑन एंड ऑफ एग्रेशन का मुजाहरा करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वो एग्रेशन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 2020 में मेरे ख्याल है 900 वायलेशंस हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और रेसिप्रोकल फोर्स से जवाब देता है ताकि सूरत हाल एस्केलेट ना हो। नेपाल जैसा मुल्क तो समझिए बिल्कुल वो घुटने टेक देता है। अब के नेपाल ने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया है क्योंकि उनकी भी टेरिटरी का एक हिस्सा लेकर रोड की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। अब आप अगर चाइना की बात सूरत हाल देखें तो इंडिया ये इंकर्जन्स करता है और फिर हर दफ़ा उसको शर्मिंदगी का सामना होता है। एग्जैक्टली यही इस दफ़ा हुआ है। फ़र्क इस वक्त इस दफ़ा ये है कि अब एक मुख्तलिफ चाइना है जिससे मैं और आप और दुनिया जो है इंटरैक्ट कर रही है। वहाँ पे अग्रेसिव डिप्लोमेसी भी है। वो उस डिप्लोमेसी को दुनिया ने एक नाम, वुल्फ डिप्लोमेसी का नाम दिया है, जहाँ चाइना अग्रेसिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले जाती है, चाहे उस पर कोविड-19 के हवाले से इल्ज़ाम हो या उसकी टेरिटरी पर समझिए हमला हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक की है। 100 टेंट उन्होंने वहाँ डाले हैं, हैवी आर्टिलरी की मूवमेंट हुई है और ऐसा लगता है कि अब ये जो प्लेसमेंट चाइना ने की है ये लॉन्ग टर्म है, ये वापस नहीं की जाएगी और ये इस बात की अकास है कि वो मज़ीद इंडिया से इस सूरत हाल को टॉलरेट भी नहीं करेगा, उसे रीबफ भी करेगा। इसीलिए चाइनीज़ मिनिस्ट्री का बड़ा, फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा कर रहे हैं और ये बात भी गलत है कि वो इंडियन टेरिटरी पे हैं, वो अपनी टेरिटरी पे हैं जो उनकी टेरिटरी है और उस पर इंडियन इंकर्जन थी जिसको उन्होंने पुश बैक दिया है। बिल्कुल सही है। अच्छा जनरल साहब, ये चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। चाइना की स्ट्रेटजी ओवरऑल आपको कैसी दिखी है इस मामले में? और बड़ा एग्रेसिवली उसने बिहेव किया है, इंडिया को जवाब दिया है और इंडिया जो है उसने इसको भीगी बिल्ली बनकर डाइजेस्ट किया है, यानी वो उसको जवाब देने की पोजीशन में या अपना एग्रेशन शो करने की पोजीशन में भारत नहीं दिखा। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या थी? देखें, इस वक्त एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है। चाइना का जो भी रिस्पांस है वो ओवरऑल स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है और उसकी एक ज़रूरत है। ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है इस वक्त? पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में और अमेरिका के आने वाले इंतखाबात में एक ख़ास माहौल बना है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना के ऊपर कोरोना वायरस के स्प्रेड का या डिलिबरेट लीक का, फिर वो इनकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को या मुआशरती जो असर रसूख है उसको रोकने के लिए बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर। तीसरी बात,
अमेरिका खुद कोविड-19 को अपने मुल्क में हैंडल करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और 1,05,000 उनके आदमी मर चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को एक पंचिंग बैग की जरूरत है जो वो चाइना को बनाना चाहता है। अब इन एनवायरमेंट में उन्होंने इस्तेमाल करने का फैसला किया है हिंदुस्तान को, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो अवॉइड करते हैं और हमेशा करेंगे। जिस तरह हमें यूएसएसआर के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया गया, बड़ा बेर से लेकर दोनों अफगान वार्स में जब अमेरिका यहां अफगानिस्तान में आया तो हमें इस्तेमाल किया गया, वसाइल मुहैया किए गए लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड की गई। अभी इस तरह उन्होंने इस दफा हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान को उन्होंने एक एडवांटेज दिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया है, और वो है कि आप कश्मीर को 370 और 35A रिवोक कर दें जी। आपके खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं होगा, ना सैंक्शन लगेंगी, ना आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, न यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आप इसको हड़प कर जाएं कश्मीर को। और इतना बड़ा एडवांटेज देने के बाद वो उससे जो ले रहे हैं वो दो चीजें तीन हैं जी। पहली बात यह है कि वो जो चाइनीज सेंसिटिविटी है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उसकी मुआशी जरूरतें और एनर्जी की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। साउथ चाइना सी में उसकी मुश्किलात का इजाफा अमेरिका कर सकता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो 4 मुल्की मुआहदा है उसके तहत हो सकता है। ताइवान में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में उनकी मूवमेंट को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो उसकी तमाम तर तिजारत को रोकने के इम्कानात हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि सी पैक एंड सिल्क रूट खुला रहे और ऑल्टरनेट रूट समुद्रों के पानी तक रसाई का शॉर्टेस्ट रूट उसको अवेलेबल हो। अब इस सारे को डिस्टर्ब करने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ लद्दाख रीजन में जी वहां पे कार्रवाई शुरू करें, और 370 और 35A की रिवोक करने के बाद इस लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट को उन्होंने वायलेट करके मैक्सिमम एग्रेशन की कोशिश की है। और अगर आप परसों का एक रेजोल्यूशन जो एक सेनेटर ने मूव किया है तहरीक के हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका, ये वो ग्रेटर डिजाइन है चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, और यहां वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही है जन साहब, आपने पूरा बैकग्राउंड दिया अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का और उसकी इंटरप्रिटेशन दी है। एक और इंटरप्रिटेशन जो है आज और ये मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में भी की है। और ये साहब, ये अगर अमेरिका ही इस पूरे प्लान के पीछे है तो अमेरिका फिर सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया कि आइए मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं, जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया, और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखें 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसमें तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉर्पोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आज दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो 2 बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो 2 बड़ी जंगें 3 बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद पे 2010 में हेनरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसने कहा था द पीपल हु बिलीव
that the strength of America lies inside America or fools, strength of America lies outside America. हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। 3,70,000 के करीब अफवाज जो हैं इस वक्त इंडिया अमेरिका की वहां खड़ी हैं। अब उन्होंने इंडिया के अंदर आप अंदाजा करें 205 की स्ट्रेटेजी बनी है। उसके बाद उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट पैसे से नरेंद्र मोदी को जिताया है, पूरा हिंदुत्व का वो तस्वर उभारा है और उस हिंदुत्व के तस्वर के अंदर उन्होंने उनको इस करके बना दिया है कि अब हमने लड़ना है। इस वक्त जो लद्दाख की टेरिटरी है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब टेरिटरी। लद्दाख से पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, दोनों में से एक ही चीज कर सकता है ना अमेरिका, या तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की पुष्टपनाही करके उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि दोनों को लड़ाकर यानी इंडिया को जंग में धकेल कर पैसे कमा सकता है अपने हथियारों के जरिए। दोनों चीजें बैक वक्त तो नहीं कर सकता अमेरिका। नहीं देखें, मसला सला ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका तो चाइना का सीपैक अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपें खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए मैं सीपैक के तो मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको, 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था और चांग का शेख से बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी ले पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक। ये यही ऐसी चीज और चाइना को नहीं पता था, जाहिर बात है वहां इंसर्जेंसी चल रही। जैसे ही मौदतुंग जीता है, उसने वो लिया है अपना चांगकाई शेख से इक़्तिदार लिया है, उन्होंने 11 साल लगा के रोड बनाई है और उस रोड का इंडिया को पता नहीं चला। 1949 में नेहरू ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी है। उस पर 1965 ने जाके चाइना ने हमला किया था और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन का इलाका कब्जा कर लिया था। इसका और उसके ऊपर अपने नक्शे में जाहिर कर दिया था। चाइना का अपना नक्शा चल रहा है, ये वो इलाका है जो बेआबाद है, लेकिन इस इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सीपैक जो है वो इसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। दूसरा डिस्प्यूट है सिक्किम का। सिक्किम का डिस्प्यूट ज्यादा अहम है। सिक्किम का डिस्प्यूट ये है कि ऊपर एक है चिकन नेस्ट वो जिसे कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक 16 मील की पट्टी है। वो पट्टी अगर चाइना की तोपें वहां खड़ी हो जाए तो 7 रियासतें इंडिया की ऐसी हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, जहां आजादी की उम्र चली है, वो कट जाती हैं और वहां पर इस वक्त फटा शुरू हुआ है। नेपाल ने कहा है कि देखो हम गोरखे हैं, हमारी वजह से तुम्हारी फौज चलती थी, अब पीछे हट जाओ, हम पीछे हट जाओ। वहां एक और सिचुएशन बन गई है। बुनियादी तौर पर इंडिया को उन्होंने उलझा दिया है और इंडिया का जो हिंदू है वो समझता है देवता उतरेगा और वो उसको अभी भी परसों तरसों में पढ़ रहा था, उनके सारे जितने बड़े थे ना पंडित वो कह रहे थे ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबल कंधार में लहराएगा और ये लेकर बुरी तरह मार खाएंगे इसमें। अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो इरशाद साहब 99 के बाद इस इलाके में सबसे बड़ी एक्टिविटी यानी वॉर एक्टिविटी, उसको जंग तो नहीं कह सकते या उस तरह से ये झड़प भी नहीं हुई, लेकिन इसको 99 कारगिल वॉर के बाद सबसे बड़ी एक्टिविटी कहा जा रहा है। आप इसके असरात को किस तरह से महसूस करते हैं ख़ास तौर पर इंडिया के ऊपर? देखिए ये तो हकीकत है कि इस इलाके में पहले भी ये झड़पें होती रहती हैं। एक सड़क का भी तनाज़ा रहा है जो चीन ने फिर इंडिया के हवाले कर दी थी कि ठीक है जी आप रखें लेकिन शरारत ना करें, लेकिन इस वक्त इसकी ख़ास अहमियत है। ये जो कोरोना का मामला हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक ख़ास कैफियत से दो चार है, मुब्तला है, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि इस वक्त सिर्फ चाइना है जो दावा कर सकता है कि हमने बड़ी हद तक यानी कम से कम 95% जो है हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। कोई और मुल्क ये दावा ना अमेरिका कर सकता है ना कोई दूसरा मुल्क कर सकता है। स्पेन में हालात सूरत हाल बेहतर हुई है लेकिन ये दावा अभी वो भी करने की पोजीशन में नहीं है। एक तो ये पहलू जहन में रखें कि जो अमेरिका की सुप्रीमेसी थी तिब्बी हवाले से, साइंसी हवाले से, वो बुरी तरह शटर हुई है और पता ये चला है कि इस हवाले से चाइना बेहतर है साइंस टेक्नोलॉजी में और सेहत के शोबे में, नंबर 1।
नंबर 2, इस वक्त इंडस्ट्री दुनिया में सिर्फ चाइना की चल रही है। चाइना में लॉकडाउन पूरे मुल्क में नहीं हुआ, उसकी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। बाकी सारी दुनिया की इंडस्ट्री कारोबार जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अमेरिका का और यूरोप का ख़ास तौर पर अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस बात की भी तकलीफ है, इस बात की चाइना ने तकलीफ फैलाया है। वायरस और चाइना ने उसको सफर नहीं किया। इसीलिए वो इल्ज़ाम तराशी ये हो रही है कि ये चाइना ने फैलाया ताकि कम से कम अपने अवाम को और उन जो 1,05,000 लोग फौत हो गए हैं, बेचारे जहाँ बाक हुए हैं, उनके मुतासरीन को लवाहिकीन को कौम को ये कहा जा सके कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, चाइना ने जानबूझकर किया है और हम मुतासर हुए। लेकिन उसकी वजह से उसकी जो एक गरूर तमकनत, एक सुपर पावर का जो एक रोब होता है वो मुतासर हुआ है। कि इसका मतलब है कि चाइना इस काबिल है कि वो आप बायोलॉजिकल हथियारों की बात किया करते थे, हयातियाती हथियार बनाएंगे, वो तो बनेंगे नहीं बनेंगे, आप उसमें कामयाब होंगे नहीं, लेकिन उन्होंने तो इस्तेमाल कर दिया और हमें तबाह भी कर दिया बड़ी हद तक। ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये बात पहले से चल रही थी जब चाइना की इकॉनमी 9% पे चल रही थी कि अमेरिका को तकलीफ़ थी कि अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे, बल्कि 11 तक भी एक दफ़ा गए हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा क्या बनेगा, वेस्ट का क्या बनेगा। अब वो वक्त आ गया है कि चाइना को कंटेन करना है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका की अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका की है चाइना के अंदर। वो अपने सरमायाकार को, सरमायादार को भी नाराज़ नहीं कर सकता। सही। भारत एक ऐसा आलाकार है जो हमेशा इस्तेमाल हुआ है, कभी पहले रूस के हाथ में इस्तेमाल होता था, अब चाइना के, अमेरिका के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है और उसके अपने अज़ाइम भी हैं। तो भारत भी समझता है कि इस वक्त चाइना की जो सूरत हाल बन रही है, अगर उसने मगरब को, यूरोप और अमेरिका को भी पीछे धकेल दिया है तो कल को हम आसान निशाना होंगे, क्योंकि हमारी सरहदें तो हमारी मिलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे हैं, सरहदी तनाज़ात तो हमारे मौजूद हैं। तो उसने शरारत की और शरारत में हर पहलू शामिल था। सी पैक उसमें शामिल है, ये गिलगित बल्चिस्तान से 4 किलोमीटर के फासले पर है। शारा कराक्रम इसके जो थी हदफ था, इम्पॉर्टेंट था। लेकिन चाइना ने जवाब दे के 2 पैगाम दिए हैं इंडिया को और अमेरिका को। नंबर 1 तो ये है कि हम अब वो चाइना नहीं है जो खामोश हो जाया करता था, सिर्फ डिप्लोमेसी से काम लिया करता था। अब हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन दूसरा साथ ही साथ ये कहा, ये भी बताया कि इस इलाके में जो हमारे मुफादात हैं उसकी तरफ कोई भी अगर मैली आंख से देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है और उसकी तरफ आपके जो अज़ाइम हैं उसको भी हम रोक। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हुमा से ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इत्तफाक कर रही हैं कि अमेरिका ही मंसूबा साज था भारत और चाइना के दरमियान होने वाली इस हालिया कशीदगी का? क्या अमेरिका जो है वो मंसूबा साज है? और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जब ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपके दरमियान सालिसी करा सकता हूं, तो उसकी इंटेंशन क्या है? और सीपैक के हवाले से जाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमा साहिबा, 2 सवाल में छोड़कर गया था। एक तो क्या आप इत्तफाक करती हैं बाकी मेहमानों से कि जो कुछ इंडिया कर रहा है चाइना के साथ, या उसने जिस तरह से कोशिश की है, इसका मंसूबा साज अमेरिका है, वही मास्टरमाइंड है? और दूसरा ये कि जो वो पेशकश लेकर आया कि मैं आपकी सालिसी कराता हूं, तो यहाँ सालिसी से क्या मुराद है? वो क्या कहना चाहता है? वो किस तरह से सालिसी कराएगा? उसकी इंटेंशंस क्या होंगी इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट जो है वो उसकी कन्वर्जेंस होती है अगेंस्ट चाइना। और आपको पता है कि एलिस वेल्स का बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आया था इस हवाले से। उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अटैक किया था
और जिसकी वजाहत भी फिर की हमारे फॉरेन ऑफिस ने। और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो चाइनीज़ और इंडियन इंटरेक्शन है, इस पे उन्होंने कहा था कि ये वही चाइनीज़ का वतीरा है जो उसका साउथ सी में है। यानी उसने वर्डिक्ट तो दे दिया कि जो इस पूरी सूरत हाल में अग्रेसर है वो चाइना है। और अब जो सालिसी की बात है, इट इज़ मेयर ऑप्टिक्स। जैसे वो कश्मीर में भी सालिसी ऑफर करते रहते हैं, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है, इंडिया नहीं करता, यहाँ पर इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा, चाइना नहीं करता। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे खित्ते में जो भी मेरे फाजिल दोस्तों ने भी बात की, जो कुछ चाइना को टेरिटोरियली चाहिए था ना, वो चाइना 1962 में ले चुका था। और जितने हिस्से पे उसने कब्जा किया था, फिर उसने वो इंडिया को वापस भी कर दिया था, अलावा उन बहुत स्ट्रैटेजिक पोस्ट से जो उसके अक्सई के स्ट्रिप को रास्ता देते थे। और उसके बाद जितनी भी दफा चाइना ने इंडिया को समझिए अग्रेशन दिखाया है, वो ये दिखाया है कि तुम हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अब जो इंडियन डिजाइन्स हैं वहां पर, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, उसको चाइना बहुत सस्पिशन के साथ देख रहा है। वहां वो अमेरिका की पुष्टपनाही भी देख रहा है और वो इंडिया को अग्रेसिव होता हुआ भी देख रहा है, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बरखिलाफ जाते हुए। इसीलिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो आपको ये बताते हैं कि जो मूवमेंट हुई है अमेरिकन आर्टिलरी, चाइनीज आर्टिलरी की, वो ऐसी है कि ये वहां पर लॉन्ग टर्म रहेंगे। फिर उन्होंने तकरीबन कोई 100 खेमे भी वहां पर इंस्टॉल किए। इंडिया के अंदर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बहस है। इंडिया के अंदर ये बहस है कि इंडिया शुरुआत कर लेता है चीजों की और उसकी कंप्लीट समझिए लॉजिस्टिक्स जो है वो तैयारी नहीं होती। तो आज भी इंडिया पे क्रिटिसिज्म, इंडिया के अंदर से इंडिया के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि इनको फिर रश में वहां पे मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। और ये जिस तरह का रिटेलिएशन आया, रिएक्शन आया चाइना की तरफ से, ये उसके लिए तैयार नहीं थे। जबकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये बिल्ड कर रहे थे, ये चाइना की तरफ से एक एक्सपेक्टेड मूव था। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, चाइना के खिलाफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की एक कन्वर्जेंस है और अब उसके हमें कई शाखसाने जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि चाइना का जो अरूज है वो इस बात की वजह से है कि वो एक्चुअली नो वॉर ऑप्शन या मिनिमम वॉर ऑप्शन वाले पैराडाइम्स की तरफ बढ़ते हैं अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो यहाँ पे आप प्रीएम्प्ट होना देखेंगे, अग्रेसिव मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं देखेंगे। कम से कम मेरा तज्जिया ये है। बिल्कुल सही है। तो जो हालिया मूव्स हैं जनरल साहब इंडिया की, उसका सीपैक के साथ आप किस तरह से ताल्लुक देखते हैं? और एक तज्जिया जो ये किया जाता है कि चाइना ने भी इसीलिए एग्रेसिवली बिहेव किया कि चाइना ये समझता है कि इनका अगला टारगेट जो है वो सीपैक हो सकता है या शायद कराकरम हो सकती है या गिलगित बल्तिस्तान में अपने रूट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये इनकी मूव इस मकसद के लिए हो सकती है। चाइना भी इसको इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? सरदुल्ला, देखिए ये पोजीशन आएगी नहीं। मैंने आपको पहले पोर्शन में बताया था कि साउथ चाइना सी में जो सेंसिटिविटी है और जो अल्टरनेट रूट और समुद्र तक रसाई चाहिए चाइना को, वो सीपैक और शार रेशम के जरिए ही है। इसीलिए वो इसको अपना फ्लैगशिप कहते हैं, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सीपैक को। अच्छा, ये तो उनकी जरूरत है जिसको हर सूरत में उन्होंने और पाकिस्तान ने इंशाल्लाह इसको अचीव करना है। लेकिन मैं आपको एक असेसमेंट दे दूं कि हिंदुस्तान ब्लिंक कर जाएगा, हिंदुस्तान इससे बड़ी जुर्रत नहीं करेगा। उसकी 4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर हिंदुस्तान यहां से ट्रुप्स अभी मूव करने भी शुरू करे और लॉजिस्टिक बिल्डअप शुरू करे, तो 16,000 फुट की बुलंदी पे है ये मैदान जंग जी। उसकी जो आर्मी यहां से मूव करके जाएगी वो प्लेन्स ऑफ पंजाब से जाएगी और इंडिया से जाएगी। उसकी एक्लेमेटाइजेशन और बैटल वर्दीनेस के लिए उसे 2 महीने से 3 महीने का वक्त चाहिए। लॉजिस्टिक रूट बहुत लंबा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भारत ने तीसरी वजह ये है प्लान किया तो उसको उसके इल्म में ये नहीं था कि उसको ये बैकअप प्लान करना होगा, या अगर वो जंग में कूदते हैं या ये लड़ाई तूल इख्तियार करती है तो भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाके वहां पर जंग कर सके। तो ये आपके ख्याल में ये कमजोर मंसूबा था भारत ने जो शुरू कर लिया? भारत ने चूंकि उनको कश्मीर का तोहफा दिया गया था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए एक अहमकाना कदम उठाया। मेरी अगली 3 बातें सुन लें तो और बात वाज़ेह हो जाएगी। जी, हिंदुस्तान एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है,
और दूसरी तरफ एनएसजी का स्टेटस चाहता है। ये दोनों चाइना वीटो पार है। अगर चाइना से पंगा लेगा तो चाइना ये दोनों उसको अचीव नहीं करने देगा। चाइना और इंडिया के दरमियान $100 बिलियन की म्यूचुअल ट्रेड है। अगर हिंदुस्तान इस $100 बिलियन के ट्रेड को सैक्रिफाइस करना चाहता है तो इतना बड़ा सौदा बनिया नहीं करेगा। और चौथी बात यह है कि मिलिटरीली कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो 7 लाख ट्रूप्स कश्मीर में रखे और 2 लाख से ज्यादा चीन के खिलाफ डिप्लॉय करे तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो नंगा हो जाएगा। उस वक्त अगर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कोई कोशिश की तो 2 फ्रंट वार को इंडिया हैंडल नहीं कर सकता। लिहाजा इंडिया घुटने टेक देगा। वो अमेरिका इसकी रशिया की मिन्नत समाजत करके प्रेसिडेंट प्यूटिन को रिक्वेस्ट करके चाइना से माफी मांगेगा और कुछ एरिया कंसीड करके वो पीछे हट जाएगा और अमेरिका को बता देगा कि ये हमारे खाने की देग नहीं है। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। क्योंकि हिंदुस्तानी बड़े क्लेवर हैं, उनकी असेंबली में बड़ी जान है और उन्होंने कहना है जी ये कश्मीर तो आपने हमें दिलवा दिया, इस पे आपने FATF से पाकिस्तान को पीछे हटा दिया, खौफजदा करके रखा, वो उन्होंने कोई जरूरत नहीं की। लेकिन हम चाइना के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा ये बात आई गई हो जाएगी। लेकिन इसमें गेन चाइना को होगा, इंडिया को नहीं होगा। अगर कश्मीर में हम खामोश रह जाएं और हथियार डाल दें या किसी किस्म का कंप्रोमाइज कर जाएं और बिट्रेयल कर जाएं कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का, तो वो एक बड़ी बदकिस्मती होगी इस रीजन में, जो हमें भी अपनी पॉलिसी को बड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मुज़िका खेज इल्ज़ाम औरिया साहब लगाया, इल्ज़ाम क्या प्रोपेगेंडा सा किया एक मीडिया के ऊपर बैठ के कि चाइना ने जो कुछ किया है जी वो पाकिस्तान के कहने पर किया और पाकिस्तानी फ़ौज के कहने पर किया है। अब चाइना अब इंडिया का भी पेट नहीं भरता, इंडियन मीडिया का भी पेट नहीं भरता जब तक कि वो पाकिस्तान का नाम ना ले या पाकिस्तानी फ़ौज का नाम ना ले। अभी एक कबूतर उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा वहाँ पर किया गया है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या इससे ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो ओवररेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है चाइना के ऊपर और चाइना जो है वो पाकिस्तान के कहने पर सब कुछ करता है, एक्शन लेता है। तो ये तो एक तरह से तारीफ हो गई पाकिस्तान की अगर वो ये कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की गुज़श्ता 4-5 साल की जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक की पॉलिटिक्स देखिए वो क्या खेली जा रही है। पब्लिक की पॉलिटिक्स इस तरह की बना दी गई हुई है कि जैसे आखिरी युद्ध जो है वो होने वाला है और उस युद्ध में कलयुग का युद्ध है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना दौरे फितन की लड़ाई होती है, वहाँ पर उस वक्त वहाँ सारे ये समझ रहे हैं कि पहाड़ों से हनुमान देवता की तरह देवता उतरेंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और उस हिंदुस्तान को इकट्ठा कर लेंगे जो पहले कभी उनके ख्वाबों में था। हालांकि हिंदुस्तान कभी इकट्ठा नहीं था। मैं 2-3 बातें लाइटर नोट, अगर वो वाकई ये समझ रहे हैं तो ये तो अगर वो वाकई ये समझ रहे हैं कि वो उतरेंगे और वो आगे लड़ाई करेंगे पहाड़ों से, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन है। मैं आपको अर्ज करूं ना, आप जरा वहां लोगों से मेरी तो मुझसे बहुत रब्ता रहता है। देखिए किससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात है ना कि आपने एक तरफ कश्मीर का मार्ग खोला, दूसरा आपने एनआरसी के तहत आपने 25 करोड़ मुसलमानों को अपने गेस कर लिया, मुकम्मल तौर पे अलहदा हो गए। उसके बाद आपने 1.5 करोड़ जो है बांग्लादेशियों के लिए आपने उनको कहा कि बांग्लादेश वापस भेजेंगे क्योंकि वो शरणार्थी आए हुए हैं। उसके बाद आपने जो काला पानी वाला रास्ता है जो नेपाल वाला, उसको चैलेंज कर दिया वहां पर जाके। तो इस वक्त आप तो यूं समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं और ताकत जो है वो लड़ेंगे। और ये लड़ाइयां हमेशा दुनिया में ऐसी होती हैं। हिटलर का कभी देखे ना, इतना सा वो शिकस्त खुर्दा था जर्मनी, और जिस तरह की वो तकरीरें किया करता था और समझता था, और आखिर में उसकी किताब में है, उसने कहा कि मैंने पब्लिक को उस लेवल पर ले गया था कि मैं जंग ना करता तो पब्लिक मुझे कत्ल कर देती। अब नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ जितने लोग समझते हैं कि हम एक दिन पाकिस्तान 25 करोड़ मुसलमानों को उठा के बहरीन में फेंक देंगे। और चाइना तो वैसे भी सारी जिंदगी जो है वो अफीमची रहे हैं। ये तस्वर वहां एक आम है। यही चीज होती है जो कौमों को लड़ाया करती है, और ये तस्वर बाकायदा इन्फ्यूज किया जाता है चीजों के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कहते कि CPEC के मामले के अंदर सिर्फ चाइना का इंटरेस्ट नहीं है,
इस वक्त तकरीबन 100 कंट्रीज हैं जिनको अब चाइना ने बुलाया था, जिनके साथ चाइना ने एग्रीमेंट किया था। यूरोप पूरे ने एग्रीमेंट किए हुए हैं चाइना की रेल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अफ्रीका पूरे का पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके साथ, और उसकी नेक जो है वो पाकिस्तान है। चाइना अगर सर है तो 100 कंट्रीज साथ उसके साथ मिलेंगे। रूस की जितनी इन्वेस्टमेंट सीपैक में पाकिस्तान में हो चुकी है उतनी चाइनीज की भी नहीं है। आपकी सारी की सारी इस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो रशियन कंपनीज खरीद चुकी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त उस पर हिट करने की कोशिश की होगी तो ये साथ नहीं आएंगे? ये एक ऐसा वॉर जोन बनता चला जा रहा है। और मैं तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उससे रोशनी लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेरे सामने कर्तबी की हदीस पड़ी हुई है जिसमें आपने बताया है कि मुख्तलिफ मुल्कों की वजह से तबाह होंगे। इंडिया के बारे में आपने फरमाया खराब चीन, खराब हिंदुस्तान की तबाही जो है वो चीन के हाथों होगी। और मैं तो रसूलुल्लाह की उस हदीस के ऊपर ईमान रखता हूं कि ये जंग जो है अमेरिका ने किसी ना किसी क्योंकि जंग जो है ना शुरू करना आसान होता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सालसी वालसी जो है ना ये कहीं नहीं होगी। दोनों इकॉनमी की तबाही यूरोप अमेरिका के लिए बेहतर है। दोनों इकॉनमी की तबाही यूरोप और अमेरिका की मार्केट को ठीक करेगी। और बुश के अल्फाज याद करें, We are not complacent enough that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy। और स्टेट ऑफ यूनियन में उसने कहा था कि दोनों हमारे लिए खतरनाक हैं। आप खुद सोचें कि दोनों लड़ेंगे तो फायदा किसका होगा और ये लड़ाई रोकेगा कौन? ठीक, बिल्कुल सही है। तो इरशाद साहब, ये मेजर दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे खासतौर पर रशिया का जिक्र किया और ये साहब ने, वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे होंगे? देखिए, बात यह है कि इस इलाके में एक पहले से एक वार चली आ रही है। रशिया एक मेन प्लेयर रहा है, वो इंडिया का इत्तेहादी भी था, हम उसके मुखालिफ थे। अभी भी हालात ख़राब होने के बावजूद रूस जो है दोबारा उसी पोजीशन में आना चाहता है जो उसको पहले हासिल थी। एक मुल्क जो सुपर पावर रहा हो इतनी जल्दी वो भूल नहीं सकता अपने माजी को, और वो ये समझ नहीं सकता कि हम सिमटाया मुल्क चलता रहे। तो वो तो सारा मामला चल रहे हैं। इस वक्त बुनियादी चीज़ देखने की ये है कि क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो कुछ अमेरिका के लिए डिलीवर कर सके या अपने लिए कुछ अचीव कर सके। मेरा ख़्याल है कि नहीं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों जो हैं, इसलिए अमेरिका और भारत दोनों के फ़ायदे में नहीं है। पाकिस्तान, इनकी दोस्ती जो है सीपैक के दोनों मुखालिफ हैं। पाकिस्तान में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इसके दोनों मुखालिफ हैं। पाकिस्तान का मजबूत होना दोनों को पसंद नहीं है, और चाइना का इस एरिया में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो दोनों के मफाद में नहीं है, ना अमेरिका चाहता है। तो ऐसी सूरत में चाइना को कमज़ोर करने की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सूरत क्या है, सिवाय इसके कि चाइना को किसी जंग में उलझाया जाए, किसी तनाज़े में उलझाया जाए। मुझे याद है कि चाइना हम गए थे 99 में। ये जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं उस वक्त ये एशिया के हवाले से नायब वज़ीर ख़ारजा थे। उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 2025 तक किसी इलाकाई और बैन अवी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम जंग की तरफ जाएंगे। ये 1999 की बात है। अब ये 20 में आकर कोशिश हो रही है कि अगर 25 तक चाइना पुरअमन तरीके से सिर्फ जो इकानमी को मजबूत कर रहा है वो करता रहता है, और सी पैक का उसका मंसूबा जो है वो ज़ाहिर बात है 5 साल बाद मज़ीद आगे बढ़ चुका होगा और 30 तक उसने मुकम्मल करना है उसको। तो उस सूरत में फिर वो इस काबिल नहीं होगा, ना अमेरिका, ना भारत, ना कोई और के उसको रोका जा सके। उसका जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी ताकत इक़्तिसादी हासिल करने के बाद चाइना जो है ज़ाहिर है दिफा की तरफ जाएगा, हथियारों की तरफ जाएगा, और वो उसकी जो दिफाई पॉलिसी है उसको मजबूत, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना तो उसका मकसद नहीं होगा। पैसा तो उसने बहुत सारा कमा लिया, दिफाई तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर सुपर पावर बनने की वो कोशिश करेगा, उसकी ख्वाहिश है। और एक अजीम सिविलाइजेशन है चाइना की। चाइना का एक माजी है बहुत बड़ा, वो अमेरिका की तरह 200 साल पुराना मुल्क तो नहीं है, हज़ारों साल पुराना मुल्क है। वो कहते हैं कि दुनिया में जो तरक्की भी हुई है उसमें भी सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन, तो इसलिए उसको रोकने का यही वक्त है और इसके लिए कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है
कि ये नाकामी अमेरिका का और इंडिया दोनों का मुकद्दर है, क्योंकि हालात का जो रुख है वो चाइना के हक में है, इंडिया के हक में नहीं है। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक में वापस आता हूँ। कुछ इससे जुड़े और सवाल हैं मैं डॉक्टर साहबा के सामने रखता हूँ। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एक दहाई से ज़्यादा हो गया जब ये डिस्कशन शुरू हुई थी, इस पर किताबें भी लिखी गई और बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया को पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के तनाजुर में भी देखना शुरू किया। अभी हाल ही में कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े जिसमें यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं कि वो चाइना को बहुत संजीदगी के साथ और चाइना के मुस्तकबिल को बहुत संजीदगी के साथ देख रहे हैं और उसको अपने मुस्तकबिल के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, चाइना एक सुपर पावर या मुस्तकबिल की सुपर पावर की तरह उसने बिहेव करना शुरू कर दिया है? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, बिहेव करना शुरू कर दिया है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि क्या डिसलॉज हो रहा था यूएस, या डीसीटिंग हो रही थी यूएस की, या फल्क्रम ऑफ पावर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था। तो ये सूरत हाल तो चल रही थी। कोविड-19 ने इसको समझिए एक मोमेंटम दे दिया, एक तेजी दे दी है। चाइना अब इस मुल्क के तौर पे इमर्ज हो रहा है जो सर्वाइवर भी है और सेवियर भी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो तकरीबन 100 ममालिक हैं दुनिया के जहाँ चाइना की इमदाद से कोविड-19 को फाइट किया जा रहा है, बशमूल अमरीका। अफ्रीका की हर रियासत को चाइना ने इमदाद मुहैया की है। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूं कि चाइना की एक स्ट्रैटेजी है बिल्कुल वाज़े, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, वॉर नॉट एन ऑप्शन। तो इस वक्त भी चाइना की जो आपने इस वक्त इंडियन बॉर्डर और चाइनीज बॉर्डर पे सूरत हाल देखी है, वहाँ चाइना अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्योंकि अग्रेशन नजर आया इंडिया की तरफ से, तो वहां हमने उसकी पोजीशंस में एक एलिमेंट ऑफ परमानेंस है जिस तरह की मूवमेंट हुई है। आप देखिए, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल की भी इंटरैक्शन इंडिया के साथ याद है। आपको कोई चाइना ऐसी इंटरैक्शन इंडिया के साथ याद है जहां पर एक्टिव फायरिंग ना हुई हो या आर्म्स ना यूज हुए हो? जिस दिन पहले दिन ये इंटरैक्शन हुआ है चीनी और इंडियन सोल्जर्स में, वो फिस्ट टू फिस्ट थे, एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे थे। That is the level of deployment at that border। और आज हम कह रहे हैं कि उससे आप एक्टिव वॉर पे चले जाएंगे। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। चाइना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसने इंडिया को एक क्लियर मैसेज भेजा, और इंडिया को मैसेज भेजते हुए उसने पूरी दुनिया को बशमूल अमेरिका और वेस्ट को ये मैसेज भेजा है दैट डोंट मेस विद चाइना। बट एट द सेम टाइम ये एक मुख्तलिफ दुनिया है, क्रिस क्रॉस ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है। जब 2007 और 8 का इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, उसको चाइना ने खींच के बाहर निकाला था। आज भी IMF की प्रेडिक्शंस ये हैं कि चाइना, दो मुल्क हैं जिनकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगा 2020 में, एक इंडिया एक चाइना। 2021 में जो चाइना की ग्रोथ प्रोजेक्शन है मुताबिक IMF, वो 9.9% है, अमेरिका की 4% है। द नंबर्स आर देयर। इकोनॉमिकली तो चाइना US को बीट कर चुका था। इस प्रेजेंट क्राइसिस ने उसने लीडरशिप का भी मुजाहरा किया है। वो ये सब कुछ एक इंडिया जैसे मुल्क के साथ झगड़े में आकर क्यों जाया करेगा? आई थिंक चाइना ये उसके बड़े इंटरेस्ट हैं, वो छोटी अपने बड़े इंटरेस्ट को छोटी छोटी लड़ाइयों में जाया नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी रशिया का जिक्र हुआ था जी जनरल साहब, अभी रशिया का जिक्र हुआ। रशिया की बड़ी दोस्ती रही है इंडिया के साथ। एट द सेम टाइम जाहिर है उसका एक रिलेशनशिप ख़ास तरह का अमेरिका के साथ भी रहा है, एक तरह से वो उसका हरीफ रहा है। अब वो ये जाहिर है रशिया ये तो नहीं चाहेगा कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो और इंडिया की सपोर्ट से अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहे हों। तो आपके ख्याल में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, जिसमें एक ट्राइका बनता है इंडिया, चाइना और अमेरिका, इसमें रशिया किसकी तरफ खड़ा हो रहा होगा?
देखें, पहली बात यह है कि रशिया और चाइना, उस वक्त का यूएसएसआर और इंडिया का जो आपस में रिलेशनशिप थी वो कोल्ड वॉर एनवायरनमेंट में थी। पोस्ट कोल्ड वॉर एनवायरनमेंट में हालात बहुत बदल चुके हैं। अब हिंदुस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है और रूस जो है, रशिया, वो अपनी एक तो इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, दूसरा उसको जो मफाद चाइना के साथ ताउन में नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ताउन में, जो सीपेक से वो बेनिफिट्स लेना चाहता है, जो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया तक चाइना की रसाई हो रही है, उसमें जो शेयर रशिया को मिल सकता है वो हिंदुस्तान से उसको नहीं मिल सकता। लिहाजा वो अपनी प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि मुल्कों की कोई दोस्ती नहीं होती, मफाद होते हैं। उसका मफाद इस वक्त इन कंट्रीज के साथ ज्यादा मुंसलिक नजर आता है, कोइंसाइड करता हुआ नजर आता है बजाय हिंदुस्तान के। तो वो हिंदुस्तान को ऑप्ट करके इनको ऑप्ट आउट नहीं करेगा और हिंदुस्तान दोनों कश्तियों में पांव रख के दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी S-400 की डील ही देख लें, पहले इंडिया ने सौदा किया S-400 लेने, मिसाइल सिस्टम रशिया से लेने का, लेकिन जब अमेरिका ने थोड़ा सा दबाव डाला तो वो खामोश हो गया। तो ये उसका जो मफाद है, रशिया का झुकाव चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ होगा, न कि हिंदुस्तान की तरफ। ये तो है शॉर्ट जवाब। राइट सर। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जानना चाहता हूं और ये साहब, वो ये है कि पाकिस्तान की इस सारी सूरत हाल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान अभी तो फिलहाल खामोश है, लेकिन एक बात याद रखिए कि एक सूरत ये जरूर बनेगी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर जरा सा भी इंडिया के या मोदी को ये फील हुआ कि इंडिया के अंदर उन्होंने, चाइना ने उनको बेइज्जत कर दिया है, जो पीछे हट गए हैं, तो पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करेगा, पाकिस्तान पे हमला जरूर करेगा। क्योंकि सीपैक 3 तरफ से सीपैक के ऊपर हिट किया जा रहा है। एक उसकी टेल की तरफ से बलूचिस्तान में खराबियां पैदा करके, जिसको अब इस वक्त तकरीबन डाई डाउन हो चुकी है, खत्म हो गया। दूसरा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इस सूरत हाल के ताकि यहाँ से, क्योंकि दोनों तरफ से अगर रोका जाए, अब रास्ता यही रह जाएगा कि इंडिया को हमला कर दे। अब उस वक्त चाइना क्या आपके साथ बिहेव करता है, आप कैसे हो रहे हैं, मैं एक अगले 2-3 महीने के अंदर एक वॉर जो है, छोटी सी मिनी वॉर जो है, वो जरूर देख रहा हूँ इस मामले के अंदर। राइट। तो वो जो आप नहीं समझते कि एक एपिसोड था, खत्म हो गया, जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अब वो तो वॉर नहीं। अच्छा, नहीं देखिए, बात सुनिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF ने कहा दो मुल्क जो है सर्वाइव करेंगे, एक चाइना और एक इंडिया, और ये दोनों ही बुनियादी तौर पर जो सर्वाइविंग कंट्री हैं, ये वॉर की तरफ लेके जाएंगे। दुनिया नहीं देख सकेगी जिनके पास पाइल्स ऑफ वेपन पड़े हुए हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमेशा मुल्कों की तबाही की तरफ लेके आती होती है। इंडिया पर जब दुनिया में हमला किया था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको। और दुनिया के चारों मुल्क जो थे ना, भूखे नंगे मुल्क थे। पुर्तगाल जैसा मुल्क जो है चढ़ दौड़ा था, यहाँ पर आके आ गया था। और इंग्लैंड जो था, इतना सा मुल्क था, वहाँ चमड़ा जो उबाल के पिया करते थे जब वो दुनिया पे हमलावर हुए थे। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो दोनों है ना, यही असल में इंडिकेटर है कि इनको लड़ाओ किसी न किसी। ठीक है। और ये साहब, बहुत शुक्रिया जाद ऐवान साहब और डॉक्टर मोहम्मद बुकाई साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक अहम मामला इरशाद साहब, चीन के बाद चीनी का थोड़ा सा जिक्र हो जाए, और उस पर हम देख रहे हैं ऑपोजिशन का अपना एक स्टैंड है। प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी कराई, ऑपोजिशन अपनी डिमांड्स कर रही है, फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कुछ मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ये सारा मामला, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी कराई, वो इसको पब्लिश करेंगे, ज़िम्मेदारान का तयन हो रहा है, कुछ रिपोर्ट में हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चीनी, हम लोग आदी हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आवाम को सस्ती मिलनी चाहिए, बिला वजह कोई कार्टेल उसको महंगा ना करे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सब्सिडी हुकूमत देती है डॉलर कमाने के लिए, ज़र मुबादला हासिल करने के लिए, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सब्सिडी देना और लेना दोनों जायज़ हैं, लेकिन सब्सिडी लेकर इसी मार्केट में चीनी फ़रोख्त करना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोई कार्टेल, कोई माफिया वजूद में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़रअंदाज की जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों सुन रहा था शहजाद अकबर साहब की, और हुकूमत इस वक्त जो चीज़ें कर रही, एक है गन्ने की कीमत का मामला। जब आप स्पोर्ट प्राइस देते हैं तो उसके बाद फिर जब चीनी
मार्केट में आती है तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जो आपने सपोर्ट प्राइस दी है गन्ना उसी कीमत पर बिका है या उससे ज़्यादा कीमत पर ख़रीदा गया है, और आप जब उसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हैं वो उसी रेट पे बना रहे हैं या जो मार्केट एक्चुअल रेट मार्केट से ख़रीदा गया वो है। एक ऐसा ना होगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो और आप उसको कम कर रहे हों। दूसरा है गन्ने के रिकवरी रेट के, गन्ना जो है उससे कितना आप शीरा या उसको जो कहते हैं वो कितना हासिल करते हैं और कितनी चीनी बनाता है, 1 किलो या 1 मन गन्ने से कितनी चीनी हासिल होती है। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है। सिंध में गन्ना के रिकवरी रेट और है, जनूबी पंजाब में और है, सेंट्रल पंजाब में और है, लेकिन आप जब एक ही लाठी से हाँकेंगे तो उसके नतायज एक ही रेशो मुकर्रर करेंगे कि जी बस 8% है या 5% है या 14% है, तो फिर वो नतीजा गलत होगा। एक चीज़ जो है वो है मिलों के जो अखराजात हैं जिस पे वो प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तय होती है कि जी उनके ये नहीं है कि गन्ना ख़रीदा है आपने उसमें इतना हमने टैक्स लगाया है बस हो गया है। उसमें जो एक मिल है, जो एक फैक्ट्री चल रही है, उसमें तनख्वाहों का मामला है, उसमें बिजली के रेट्स का मामला है, बिजली कितनी खर्च हुई और कितना ख़र्चा पड़ा है उस पर, और उसके बाद जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के वो उसमें करेंगे। ये सब मिलके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तयन करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है ज़ाहिर बात है, बैंकों से वो कर्ज़े लेते हैं, ज़ाहिर है जो अदायगियाँ करते हैं वो बैंकों से कर्ज़े लेके चीनी तो बाद में बिकती है, तो वो एक चीज़ होती है, उस पर मार्कअप होता है। फिर डॉलर की कीमत जो बढ़ती है या कम होती है उसको भी उसमें आप करें कि डॉलर अगर 110 पे है और फिर 160 पे चला जाता है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप देखें कि उसमें मुनाफा कितना है, और मुनाफे का भी आपने कोई उसूल तो बनाया नहीं है। अब यहाँ जो मामला है वो नज़र यूँ आता है कि नाकामी तो है हुकूमत की सतह पे, हुकूमत के इदारों की सतह पे, लेकिन उसका मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है या मिल मालकान को या मुखालिफ सियासी जमातों को या सियासतदानों को, शाह शरीफ ख़ानदान हो या ज़रदारी ख़ानदान हो या दूसरा हो, इसमें सियासत का जो उनसर शामिल हुआ है उसकी वजह से बाज़ हक़ाइक़ को पोशीदा रखा जा रहा है या बाज़ हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र किया जा रहा है। अगर सब्सिडी आपने दी है और आपके इदारों ने ये नज़र नहीं रखी कि जो सब्सिडी ले रहा है वो चीज़ अपनी यहाँ बेच रहा है, भेज रहा है मुल्क से बाहर या नहीं भेज रहा, तो ये कसूर किसका है? एक बात। दूसरी, मुसाबकती कमीशन जो कमज़ोर है उसका ज़िम्मेदार कौन है? और एक चीज़ मैं और दूंगा, इस वक्त मुर्गी जो है 250 से 400 पे चलेगी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही है। इन सारी चीज़ों को भी तो ज़हन में रखना चाहिए, अभी तयन होना चाहिए, एक कमीशन शायद इसके लिए भी बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।